चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 फिनिश अप कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हालांकि मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका जरूर दिया था आपको कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो आज इसको हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसके रूल्स क्या हैं, राइट, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको लिख लीजिएगा। कहते हैं अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी चीज को करना या ना करना बेसिकली क्या होता है। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। डज और डज नॉट हैपन। और ये हमारा सेक्शन है 31। देखो भाई क्या कह रहा है। कह रहा है जी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना या कुछ ना करना, राइट। ऑफ इफ सम इवेंट, क्या होना चाहिए वो इवेंट, कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, होगा या नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेट्रल इवेंट, राइट। ध्यान सुनेगा। किसी ये देखो, काम जो हो रहा है डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेसिकली फ्यूचर इवेंट के बेसिस पे होते हैं। ठीक है ना, कि हम किसी पर्टिकुलर चीज को होना या ना होने के लिए एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम बेसिकली कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अभी कोलेट्रल इवेंट क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सर कोलेट्रल इवेंट क्या है, तो इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इतना डेफिनेशन तो शायद मैं पहले भी आपको लिखवा चुका था प्रीवियस क्लास में। तो ये क्या कह रहा है, इफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सॉरी अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी चीज का होना करना या किसी चीज को ना करना बेसिकली हमारा क्या बेटा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। इफ सम इवेंट, वो इवेंट क्या होना चाहिए आपका, कोलेट्रल इवेंट होना चाहिए। ठीक है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली वो इवेंट या तो होगा वो या इवेंट नहीं होगा। क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेट्रल इवेंट। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने। हाँ जी। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ कि बेसिकली जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये कौन से होते हैं। आपने इंश्योरेंस का नाम सुना होगा जी। तो इंश्योरेंस हमारा एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी हमारे इंश्योरेंस सॉरी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और गारंटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये भी हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि एक तरह से सर दीज आर सम एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस, देखिए बेटा, इंश्योरेंस क्या हमेशा फ्यूचर इवेंट पे किया जाता है। यस ऑफ कोर्स, इंश्योरेंस हमेशा किस पे किया जाता है, फ्यूचर इवेंट के बेसिस पे। या तो फ्यूचर इवेंट इवेंट होगा या तो फ्यूचर इवेंट नहीं होगा। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराया कि अगर वो चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू सम अमाउंट ऑफ क्लेम, राइट। चोरी नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगा। यानी कि वो डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन, क्या वो इवेंट होता है या नहीं होता है, डेफिनेटली। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं जी, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझ आया आपको। हाँ जी।
डेफिनेशन तो वैसे लिखी होगी आप लोगों ने। तो ये बेसिक सा मीनिंग है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ सो दैट कि आपको डाउट भी ना रहे। देखो, एक कंपनी है दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एक पर्सन है मिस्टर एक्स। अब ये भाई साहब इंश्योरेंस कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी? एक कॉन्ट्रैक्ट, जो बेसिकली हमारा एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस है, इसका जो मेन टर्म है दैट इज डेथ ऑफ दैट पर्सन। अगर ये पर्सन मर जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेथ हो गया दैट इज इवेंट। अब देखो, डेथ तो होनी है डेफिनेटली, बट कब होगी इसका तो हमें नहीं पता ना। मान लो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट करवाया था ये एट द एज 60 ईयर के लिए करवाया था। मान लो 60 साल की उम्र तक अगर इनकी डेथ हो जाती है, राइट, तो ये इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब जरा ध्यान सुनिएगा प्लीज। अगर मिस्टर एक्स, यहाँ पर कंडीशन के आगे बच्चे, यानी कि जो इवेंट बन गया हमारा, क्या बन गया? कंडीशन बोल लो या यू कैन से इवेंट बोल लो। इवेंट ये है कि सर जब भी मिस्टर एक्स 60 साल का हो जाएगा, राइट, या मान लीजिए अभी इसकी एज है 30 ईयर। ठीक है, इन बिटवीन ऑफ दिस ईयर, 30 से 60 साल के बीच, इससे पहले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और इसके बाद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यानी कि ड्यूरिंग दिस, अगर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ड्यूरिंग दिस इस व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, तो इस स्थिति में ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंपनी विल पे द सम ऑफ मनी। तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बच्चे हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर डेथ तो हो ही जाएगी। डेफिनेटली होगी, डेफिनेट डेथ तो हर किसी की होनी है, बट द कॉन्सेप्ट इज दैट सर ये कंडीशन डाल देना कि 60 साल। अब ये इसको थोड़ी पता होगा फ्यूचर इवेंट किसकी डेथ कब होगी, राइट? तो डेफिनेटली 30 से लेके 60 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 60 से पहले पहले इस पर्सन की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेगा, अदरवाइज इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। तो यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एक पर्टिकुलर इवेंट के आधार पर हो रहा है जो फ्यूचर में होना है। अब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो डेफिनेटली इस तरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। हाँ जी, समझ आया? आई थिंक आप बेटर क्लैरिटी हुई होगी। बोलो जी। चलिए एग्जाम्पल तो नोट कर लीजिए। मीनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट। ठीक है जी, अभी आपने ऊपर देखा था कि जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें जनरली कोलेटरल इवेंट होना चाहिए। कोलेटरल इवेंट क्या होता है सर? तो इसको डिफाइन किया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फिर हम इसको समझेंगे। अकॉर्डिंग टू पोलुक एंड मुल्ला, कोलेटरल इवेंट, collateral event means an event, an event which is neither a performance, neither a performance directly promised as part of the contract, nor the whole of the consideration for a promise
बेटा इसको लिखेंगे, राइट? बिफोर डिस्कसिंग दिस डेफिनेशन गिवन बाय दिस पोलोक एंड मुल्ला, राइट, विल गॉन थ्रू विद एन एग्जांपल, राइट? हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिस एग्जांपल के जरिए डेफिनेटली हमें कुछ चीजें बेसिकली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए इसका ना एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल देखेंगे तो सो दैट क्या हमें चीजें क्लियर होंगी बेटर तरीके से, ठीक है? 2 मिनट देखेंगे प्लीज। देखो, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई, ठीक है? बेटा ध्यान सुनें प्लीज, ये दो व्यक्ति हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पर मिस्टर वाई का एक हाउस है, ठीक है? ये हमारे मिस्टर वाई का एक हाउस है। बिल्कुल ध्यान सुनेंगे प्लीज। सर, वाई ने, सॉरी एक्स ने वाई से बोला, यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया, आई विल पे यू ₹1 लाख इफ वाइज हाउस बर्न। यानी कि मिस्टर एक्स बोलता है कि अगर वाई का घर जल गया, अगर ये बर्न हो गया, ठीक है, तो वाई को मिस्टर एक्स जो है वो 1 लाख रुपए पे करेंगे। ध्यान सुना बेटा प्लीज। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बेसिक सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जरा मुझे एक बात बताना, अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे आपने एक चीज देखा था कि भैया हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेटा प्लीज ध्यान से सुनेंगे इधर। आपने देखा था कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, यानी कि एक तरह से प्रॉमिस होता है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, राइट? उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन के फॉर्म में या तो परफॉर्मेंस हो सकता है भाई साहब, या तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी गुड्स वगैरह हो सकते हैं जो आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है? दिस इज द टू बेसिक सिचुएशन, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे कंसंट्रेशन से। तो सर यहाँ पर जैसे आपने अभी तक जितना भी चीजें पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ने गुड्स ट्रांसफर करने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैं आपको गुड्स ट्रांसफर करूं, आप मुझे पेमेंट करोगे, यानी कि आई एम परफॉर्मिंग अ टास्क एंड यू आर आल्सो परफॉर्मिंग अ टास्क, दोनों ही कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता था। अभी तक बेसिक सिचुएशन आपने यही पढ़ी थी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर वाई क्या कंसिडरेशन दे रहा भाई साहब? क्या वाई की कोई कंसिडरेशन है या कोई परफॉर्मेंस है वाई की तरफ से? हाँ जी बेटा, एनी परफॉर्मेंस और कंसिडरेशन गिवन बाय वाई और नॉट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट? बताइए मुझे जरा फटाफट से, क्या वाई किसी प्रकार का कंसिडरेशन पे कर रहा है क्या, या कोई प्रॉमिस वगैरह दे रहा है क्या? आपको दिख रहा है कहीं पे कि वाई? बेटा सारे पार्टिसिपेट करो, नहीं ग्रुप से निकाल दूंगा नालायक को। बताओ क्या कोई कंसिडरेशन है या परफॉर्मेंस वगैरह है कुछ? ऑफ कोर्स नॉट सर, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब सर ये तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ ना हमारे सेक्शन 10 के हिसाब से। हाँ जी, बेसिक देखा जाए तो, क्योंकि ना तो मिस्टर वाई की तरफ से कोई कंसिडरेशन है, ना ही कोई परफॉर्मेंस है। ये तो भैया घर जलेगा, अब भाई जलेगा तो जलेगा, इवेंट होगा। अब जब ध्यान सुना, यहाँ पर एक ऐसा इवेंट है जिसका होना या ना होना, डज और डज नॉट हैपन, सर हमारे हाथ में नहीं है। फर्स्ट ऑफ थिंग्स, दिस इज कंटीजेंट। ये क्या है? कंटिजेंट है। सर ये होगा या नहीं होगा, इट्स अ बेसिक फ्यूचर इवेंट। और दूसरा, इस इवेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर लाइबिलिटी जो होगी वो सिर्फ एक ही पार्टी की होगी।
लायबिलिटी ओनली वन पार्टी अगर होगी तो, ठीक है। और सर एक और सिचुएशन यहाँ पर यह है कि एक पार्टी का ना तो इसमें कोई परफॉर्मेंस है, ना तो कोई परफॉर्मेंस है, और ना ही कोई कंसिडरेशन की सिचुएशन है किसी भी फॉर्म में, राइट। तो सर ये जो इवेंट है ना हमारा, ये जो इवेंट है, इस इवेंट को हम बोलते हैं कोलेट्रल इवेंट। दिस इवेंट बेसिकली नोन एज कोलेट्रल इवेंट, राइट। क्योंकि सर यहाँ पे ना तो हमारा प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस है, और ना ही प्रॉमिस ऑफ मनी है पेमेंट करने का, यानी कि कुछ भी कंसिडरेशन का पार्ट यहाँ पर नहीं बन रहा। तो इस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलेट्रल इवेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी। क्या तुम्हारे समझ आया कुछ? बोलो। चलो अब जरा इसकी डेफिनेशन एक बार गोन थ्रू कर लेते हैं, फिर आराम से इसकी एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा। जरा देखो, कहता है मीनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट, कहता है अकॉर्डिंग टू पोलोक एंड मुल्ला, कोलेटरल इवेंट मींस an event which is neither a performance directly promised as a part of the contract। यहाँ पे कोई प्रॉमिस है क्या? यहाँ पे कोई नो सर, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही है यहाँ पर, तो इवेंट है जिस इवेंट के आधार पर हम कुछ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द कंसिडरेशन, सॉरी फॉर द प्रॉमिस, नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, राइट। यहाँ पर डेफिनेटली एक पार्टी की कोई कंसिडरेशन भी सिचुएशन नहीं है। एक पार्टी पे करेगी नो डाउट, बट सेकंड पार्टी का तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं ना। तो नाइदर अ परफॉर्मेंस नॉर अ होल कंसिडरेशन, पूरा कंसिडरेशन भी नहीं है, और डेफिनेटली कोई डायरेक्ट प्रॉमिस भी यहाँ पर नहीं परफॉर्म हो रही है। एक ऐसा परफॉर्मेंस है, एक ऐसी परफॉर्मेंस है बेटा जो किसी इवेंट पे होगा, अगर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पूरी तरह से ये जो प्रॉमिस है ना, परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है ना प्रॉमिस से डायरेक्टली लिंक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा भाई, करूंगा ही करूंगा, दैट इज माई परफॉर्मेंस। बट फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक ऐसा सिचुएशन है भाई, तो होगा तो होगा अपने आप, अदरवाइज नहीं होगा डेफिनेटली। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जैसे गारंटी गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, सामने वाला पे करेगा तो मेरी लाइबिलिटी होगी, सामने वाला पे नहीं करेगा तो मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी। यानी कि इट्स डिपेंड ऑन दैट पर्सन। मेरे तो हाथ में कुछ है नहीं ना, मेरे हाथ में कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं भाई, मेरे हाथ में परफॉर्मेंस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इवेंट जो है वो डिपेंड करता है कंटीजेंट इवेंट के आधार पर, यानी कि जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट। नाउ नोट दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करिए बेटा, जल्दी से। समझ आ गया सभी को? एवरीवन नोट करो उसको। अगला जो पॉइंट है हमारे पास सर, व्हाट आर द एसेंशियल फॉर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई पर्सन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है तो उसमें एसेंशियल इवेंट्स क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल इवेंट बेसिकली फॉर दैट? तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एसेंशियल इवेंट क्या है हमारे पास। तो जनरली वी आर हैविंग फोर काइंड्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, तो आप इसको लिखेंगे मेरे साथ के साथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट हमारे पास सिचुएशन है वो कहता है द परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, such contracts depend on contingency। contingency इसका मतलब क्या है सर? कंटीजेंसी का मतलब डेफिनेटली ना, यू नो दैट, या तो होगा कोई इवेंट या नहीं होगा, यानी कि ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट, यानी कि फ्यूचर में कुछ इवेंट का होना या ना होना। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा हमारा? कंटिंजेंट। क्या कहलाता है? कंटिंजेंट। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा कहता है द इवेंट मस्ट बी कोलेट्रल, एंड आई होप सो कि आपको कोलेट्रल का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, कि कोलेट्रल क्या होता है। ठीक है, इवेंट क्या होना चाहिए हमारा? कोलेट्रल होना चाहिए। द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इवेंट हमारा क्या होना चाहिए बच्चे?
अनसर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी ना हो कॉन्ट्रैक्ट में। अगर सर्टेनिटी होगा तो क्या होगा, तो ये कहता है इफ द इवेंट इज टू हैपन बाउंड टू हैपन द कॉन्ट्रैक्ट is due to performed in any case, then it is not a contingent contract। यानी कि सीधी सी बात है सर, इवेंट हमारा क्या होना चाहिए, अनसर्टेन। जहां पर भी अगर उसकी सर्टेनिटी के चांसेस बढ़ गए, यानी कि उसके होने के चांसेस बढ़ गए, इनकी सर्टेनिटी के चांसेस, सीधी सी बात है, या तो होने के चांसेस या ना होने के चांसेस बढ़ गए, यानी कि वहां पर बेसिक सी पता लग रहा है कि यार ये तो सर्टेन है, या तो नहीं होगा या तो होगा, राइट। तो उसको हम बोलेंगे बेसिकली इट इज नॉट एन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर कहते हैं द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या इसको इवेंट लिखो, कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, तो ये प्रोमिसर की इच्छा नहीं होनी चाहिए, विल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन कंटिजेंसी। कंटिजेंसी यानी कि फ्यूचर इवेंट के बेसिस पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इवेंट कोलेटरल होना चाहिए, ठीक है, और इवेंट हमारा अनसर्टेन होना चाहिए भाई साहब, क्या होना चाहिए, अनसर्टेन। ठीक है, द कंटीजेंट इवेंट, जो इवेंट होने वाला है, शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, प्रोमिसर की मेयर विल नहीं होनी चाहिए डेफिनेटली। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बेसिकली क्या मानते हैं बेटा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो उसके एग्जाम्पल से डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले फटाफट इसको नोट करो, जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा मुझे पूछ लेना। ठीक है, चलो फिलहाल नोट करो उसको फटाफट से। देखो जी, रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा एसेंशियल एलिमेंट्स का। ठीक है, यानी कि अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसमें क्या क्या एसेंशियल एग्रीमेंट होने चाहिए। अगर वो एसेंशियल एग्रीमेंट के जो टर्म्स थे वो नहीं हुए, राइट, दीज एसेंशियल आर नॉट प्रेजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। वो तो हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स बताए। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रूल्स, यानी कि कुछ रूल्स गवर्न करते हैं हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को। तो वो सेक्शन 32 से लेकर 36 में बेटा वो रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। तो वन बाय वन करके हम उस रूल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास दैट इज सेक्शन 31 का। तो सेक्शन 32 क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो सेक्शन 32 कहता है डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट एनफोर्सिएबल, ये बेटा एनफोर्सिएबल है, ठीक है, enforceable when that event happens। यानी कि अगर वो इवेंट हुआ तो ही कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा। अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा वो अब हमें पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा प्लीज। देखो क्या कह रहा है, डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट। ठीक है, तो कहते हैं सर ये हैपनिंग का सिचुएशन क्या है, तो कहते हैं द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन
इवेंट, ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है, याद रखना, हैपनिंग की बात कर रहा है, होगा, ये नॉन हैपनिंग की बात नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट can't be enforced by law unless and until that event has happened। कहते हैं if the event became impossible, such contract become void। ठीक है, इसको लिखो बेटा, फिर ना एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी होगी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए पहले फटाफट से आप लोग, फिर हम इसको एक बेसिक सिचुएशन से हम इसको पढ़ेंगे एक एग्जांपल से, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी इसकी देगा। पहले इसको नोट कर लीजिए प्लीज। एग्जांपल देखना बिल्कुल ध्यान से। अरे यहाँ पर एक व्यक्ति है मिस्टर ए, और एक व्यक्ति है मिस्टर बी, और एक व्यक्ति है मिस सी। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, यहाँ पर बेसिकली तीन तरह व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अब ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट था, ए ने बोला आई पे यू, इन किसको, बी को, ₹10 लाख इफ बी मैरी विद सी। ठीक है, अगर बी सी से शादी कर लेता है, राइट, तो उस स्थिति में डेफिनेटली हमारा जो मिस्टर ए है वो अमाउंट पे करेगा 10 लाख रुपए, किसको, ए को। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। पहले तो मुझे बताओ, क्या ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ जी, इज दिस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? वन आंसर नो। कैसे बेटा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है ये? बेटा बी सी से शादी करेगा नहीं करेगा, राइट, तो ये तो एक तरह से फ्यूचर इवेंट हो गया ना, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंटीजेंट ही तो हुआ। यहाँ पर ए को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, नाइदर परफॉर्मेंस कंसिडरेशन कुछ मिल रहा है क्या ए को? नहीं। तो और ये इवेंट भी क्या है, फ्यूचर पे डिपेंड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ए की लाइबिलिटी है ना बेटा, 10 लाख रुपए देगा, ए की लाइबिलिटी है, 10 लाख रुपए पे करेगा। अगर बी ने सी से शादी कर ली तो लाइबिलिटी है, बिल्कुल है, बट उसको कंसिडरेशन मिल नहीं रहा कुछ। अब सुनो ध्यान से, अब हुआ क्या, जो मिस सी है इसकी हो गई डेथ। अब बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है? इज दिस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है?
सर मतलब ही नहीं बनता, सी मर गई, सी की डेथ हो गई, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारा यहाँ पर होगा? तो यानी कि सर नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम, नो, नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल होते ही ये क्या बन जाएगा? वाइट। अच्छा मुझे एक और बात बताना, मिस्टर ए बी को 10 लाख रुपए कब पे करेगा? मिस्टर ए बी को 10 लाख रुपए कब पे करेगा? हाँ जी बोलो। मिस्टर ए बी को 10 लाख रुपए कब पे करेगा? जब शादी कर लेगा। यानी कि सर यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ हैपनिंग इवेंट की बात हो रही है? यहाँ पर नॉन हैपनिंग की तो बात ही नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? हैपनिंग इवेंट की। यानी कि सर सीधी सी बात है, दो तरह के सिचुएशन रहेंगी, ध्यान सुनना। कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है, बिल्कुल है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ किसकी बात हो रही है? हैपनिंग की, कि पैसे तभी पे होंगे, राइट, ध्यान सुना, पैसे तभी पे होंगे जब आप क्या करोगे? शादी कर लोगे, यानी कि इवेंट हो जाएगा। इवेंट के होते ही डेफिनेटली यू विल गेट द अमाउंट, यानी कि आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। दैट इज द बेसिक सिचुएशन। अब क्वेश्चन यहाँ पर आगे सर, यहाँ पर अप्लाई हो रहा है सेक्शन 32। कैसे? सबसे पहले बात किसकी कर रहा है ये? सर इवेंट होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इवेंट नहीं हुआ तो क्या बी मिस्टर ए को बोल सकता है भैया मेरे को 10 लाख रुपए दे? बी ने सी से शादी नहीं करी तो क्या बी ये डिमांड कर सकता है ए से कि मुझे 10 लाख रुपए पे कर भाई? क्या लॉ में इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है? इज दिस कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ द इवेंट इज नॉट हैपेंड? अगर इवेंट नहीं हुआ तो क्या बी ए को किसी भी प्रकार की लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है? यस और नो? देखो पार्टिसिपेट नहीं करोगे भाई, क्लास यहीं पे खत्म कर दूंगा। ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है पर कंप्यूटर के सामने चिल्लाने का। मुझे पार्टिसिपेशन सबका चाहिए, वरना क्लास कैंसिल कर दूंगा। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि मैं क्लास लूँ तुम्हारी भी। पार्टिसिपेशन करो सही से, तमीज से। क्या बी ए को एनफोर्स कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर उसने शादी नहीं करी तो? ऑफ कोर्स नॉट। कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स होगा क्योंकि लॉ भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका इवेंट ना हो जाए। ठीक है ना? तो ये समझ आ गया एग्जाम्पल आपको? अब जरा इसकी थ्योरी देखिए। इसका थियोटिकल सिचुएशन देखेंगे, क्या रहा है? डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? हैपनिंग की बात कर रहा है, नॉन हैपनिंग की बात नहीं हो रही है। सेक्शन 32 में याद रखना इस चीज को। एनफोर्सेबल व्हेन द इवेंट इज हैपनिंग, तभी एनफोर्सेबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट जब ये इवेंट हो जाएगा। अगर इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, उसकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी, एज वी डिस्कस इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो क्या कह रहा था, हैपनिंग ऑफ इन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। इवेंट डेफिनेटली क्या होना चाहिए? अनसर्टन होना चाहिए, ठीक है ना? सर्टन इवेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑन फ्यूचर सर्टन इवेंट कांट एनफोर्स बाय लॉ। लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता कब तक? अनलेस एंड अनटिल द इवेंट हैज हैपेंड, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, हैपेंड नहीं हो जाता वो पर्टिकुलर इवेंट, तब तक लॉ भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। फर्स्ट इक्वेशन। फिर कह रहा सर अगर ये इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए तो, जैसे कि हमारे एग्जांपल में हुआ था कि जो हमारा इवेंट ही क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या बन जाते हैं? वॉइड बन जाए। ऑब्वियसली बात है ना, सी की डेथ हो गई तो सी की डेथ होने पे क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारा इम्पॉसिबल टू परफॉर्म बन गया? भाई शादी किससे करनी थी? बी से। अब उसी की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है क्या? सर दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। तो इसलिए बेटा अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। समझे? ये थ्योरी नोट कर ली है? जिसने नहीं करी है बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके इस वीडियो को नोट्स को नोट कॉपी कर लेना। हाँ जी बोलो फटाफट से, समझ आया आपकी? ये एग्जाम्पल नोट करो, एवरीवन नोट करो इस एग्जाम्पल को। सेक्शन 33 कहता है, डिपेंड्स ऑन नॉन हैपनिंग, नॉन हैपनिंग ऑफ एन
uncertain event. Uncertain event, या you can say uncertain future event also. Future event लिख लेना इसको. And foreseeable, when the happening of that event become impossible and not before. लिखो इसको. कहते हैं द नॉन हैपनिंग, द नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट. फ्यूचर इवेंट है आंसर. कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग. बेटा लिखते रहेंगे प्लीज साथ के साथ, फिर मैं इकट्ठे आपको समझाऊंगा. ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, या यूज से अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट कैन बी एनफोर्स्ड when happening of that event, sorry, happening of that event can be enforced when the happening of that event become impossible and not before. बेटा यहाँ पे ना दो एग्जाम्पल पुट करेंगे. अब यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत स्टोरी क्या बन रही है. अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है. सेक्शन 33 बेसिकली क्या कहता है, डिपेंड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट. ठीक है, वो जो कौन सा इवेंट है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, ये इन्फोर्स तभी होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस क्या बन जाएगी, इम्पॉसिबल. तो इसी चीज को हमने यहाँ पर एलोबरेट करके लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा था. ठीक है जी. कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन द नॉन हैपनिंग इवेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो मेन टर्म्स है वो क्या है, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट. वो भी कौन सा, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. अगेन अनसर्टेनिटी हर कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी, इसको आपको याद रखना, चाहे वो हैपनिंग हो चाहे वो नॉन हैपनिंग हो. कैन बी एनफोर्स तभी एनफोर्स होगा जब ये हैपनिंग इवेंट जो है वो क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर. देखिए मैं आपको ना कुछ एग्जांपल बताता हूँ, तो जरा ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2. यहाँ पर एक पर्सन है, बेटा पहले समझ लेना प्लीज, यहाँ पे मत लिखना आप लोग, यहाँ पे नोटिंग का टाइम मिलेगा आपको. और ये है मिस्टर वाई. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स है, और यहाँ पर भी हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर वाई है. ठीक है भाई साहब, तो बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनेंगे. नहीं नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है ये. सेक्शन 32 से लेकर 36 से जितना भी पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सुनना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. भाई साहब मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है मिस्टर वाई से. लेट अस अज्यूम एक शिप गया हुआ है कहीं बाहर. अब उस शिप के वापस आने या ना आने पे बात हो रही है.
तो मिस्टर एक्स ने बोला द शिप विल बी रिटर्न, यानी कि आई पे यू ₹1 लाख इफ द शिप रिटर्न बैक। यानी कि मान लो एक शिप गया गया हुआ है कहीं बाहर, ठीक है, अब वो वापस आएगा या नहीं आएगा इस बात पे बात हो रही है। तो मिस्टर एक्स बोलते हैं वाई से कि मैं आपको 1 लाख रुपए पे करूंगा अगर वो शिप वापस आ गया तो। ध्यान सुनना प्लीज। और मान लेते हैं वो शिप, ऑब्वियसली बात है ना, शिप का आना ना आना है तो अनसर्टेन ही, क्या पता समुद्र में डूब जाए, कुछ भी हो सकता है। अब मान लेते हैं दिस शिप शंक, ठीक है। अब वो शिप क्या हो गया हमारा, शंक कर गया। ध्यान सुनेगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वो डिस्ट्रॉयड हो गया, डूब गया, वट एवर द सिचुएशन, ठीक है जी। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी, इन्होंने सेम वही चीज रखी थी, इफ सॉरी शिप इज रिटर्न बैक आई पे यू ₹1 लाख। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, और यहाँ पे शिप वापस आ गया, दिस शिप रिटर्न्ड बैक। अब जरा मुझे बताएंगे यहाँ पे कि कौन सी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा और कौन सी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड रहेगा या वॉइड हो जाएगा, दोनों स्थिति में बताइए जरा। एग्जाम्पल नंबर 1 का बताओ पहले। फर्स्ट वाला वॉइड हो जाएगा, ओके, फर्स्ट वाला वॉइड, बाकी सब वॉइड हो जाएगा फर्स्ट, ओके, फर्स्ट में वॉइड है, अच्छा, ठीक है। और बाकी सब क्या क्या सोच रहे हो भाई, सेकंड वाला वैलिड, ओके, फर्स्ट वाला वॉइड, यहां पर हम अप्लाई करेंगे सेक्शन 33। अब सुनना ध्यान से, एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला 1 लाख रुपए पे करूंगा अगर शिप वापस आ जाता है, और शिप डूब गया, यानी कि अब वो शिप वापस आ नहीं सकता, इवेंट हमारा बन गया इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल मतलब ये इवेंट अब नहीं होगा, नॉट हैपनिंग। और सेक्शन 33 कहता है अगर कोई इवेंट नहीं होगा तो वो वैलिड रहेगा, यानी कि ये हो गया हमारा वैलिड। नॉन हैपनिंग पे बात हो रही थी, अब यहाँ पर शिप वापस आ गया, यानी कि इवेंट इम्पॉसिबल नहीं हुआ, इवेंट हैपेंड, इवेंट तो हो गया। अब इवेंट हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या बन गया, वाइड। नलाई को सेक्शन 33 ध्यान से नहीं समझ आ रहा। सेक्शन 33 में मैं आपसे क्या बोला, नॉन हैपनिंग इवेंट पे अगर इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर वो इन्फोर्सेबल नहीं हुआ ना। सेक्शन 33 इस बात को कवर कर रहा है, ध्यान सुनना। ये देखो क्या कह रहा है, द नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, contract contingent upon non-happening of event of certain future can be enforced when happening of event, यानी कि जो happening of that event is become impossible not before। यानी कि अगर वो impossible हो गया मतलब परफॉर्म नहीं किया जा सकता, नॉन परफॉर्मिंग, तो उस स्थिति में हम उसको वैलिड मानेंगे। बट अगर वो हो गया तो वो फिर वो हो गया ना, हैपेंड हो गया, इसका मतलब वो सेक्शन 33 के हिसाब से वही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल नहीं होगा। उल्टा ही बोल रहे हो, ये सेक्शन 33 पढ़ रहे हो भाई साहब, सेक्शन 32 नहीं पढ़ रहे हो। सेक्शन 32 बात करता है हैपनिंग इवेंट की, सेक्शन 33 बात करता है नॉन हैपनिंग इवेंट की, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है।
एक हैपनिंग की बात कर रहा है, अगर इवेंट हो हैपनिंग की बात कर रहा है मतलब इवेंट होगा तो इन्फोर्सेबल होगा, और एक नॉन हैपनिंग की बात करेंगे इवेंट जब नहीं होगा तो वो वैलिड रहेगा ना, तो इन्फोर्सेबल रहेगा वो। अगर इवेंट हो गया सेक्शन 33 के केस में, तो उस स्थिति में तो भाई साहब वो वॉलिड वॉइड बन जाएगा ना, वो वैलिड कहाँ से रहा, समझे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो नोट करो फटाफट से इसको, पता नहीं क्या ध्यान रहता है नालायक में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी कौन सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, ठीक है? इतना नोट कर लो फटाफट से।